ये जो बहस निकल पड़ी है कि ये 3-2 है, ये 4-3 है, मेरी नज़र में तो ये 3-2 है, क्योंकि अगर पहले वो जो बेंच था वो टूट गया और उसके बाद फिर रिकंस्टिट्यूट हुआ है बेंच, और वो 5 रुकनी था, तो उसी के हवाले से काउंट किया जाएगा ना। और ऑर्डर के पहला पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, फिर 27 फरवरी का ये एक और ऑर्डर भी है जिसमें सब जज साहिबान के सिग्नेचर्स हैं कि चीफ जस्टिस को मामला भिजवा रहे हैं फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, यानी कि 9 रुकनी बेंच से पहले कि कोई फैसला देता वो टूट गया और उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और उसके बाद फिर पांच जज साहिबान में से 2 ने इख्तलाफ किया, 3 ने मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये 4-3 है, तो इसके ऊपर सबसे पहले आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। देखें, आपने बड़ा वाजे कर दिया। मेरे सामने वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो 27/2 का है। 9 के 9 ऑनरेबल जजेस ने साइन किए हुए हैं, जिसमें कहा है द मैटर इज रेफर्ड टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। ये 9 मेंबर बेंच ने ये लिख के भेजा है, तो मीनिंग देयर बाय यहाँ तक ये मैटर क्लोज हो गया। अब आते हैं नए बेंच की तरफ। नए मेंबर बेंच वाली बात, ये 5 के 5 मेंबर जजेस साहिबान के नाम ऊपर लिखे हुए हैं और पहली लाइन जो आपने खुद भी बताई है, बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3/2 मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल डिसेंटिंग एंड फॉर डिटेल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर। अब ये आगे फैसला दे दिया। अब उन्हीं 5 मेंबर बेंच ने आज आकर सुनाया और चीफ जस्टिस ने पढ़ के दोनों फैसले सुनाए। 3/2 ये फैसला है, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ये जो डिसेंटिंग नोट है उसका भी पढ़ के बताया। तो जब दोनों पढ़ के बताए तो मीनिंग देयर बाई 5 ऑनरेबल जजेस यही समझ रहे थे और उन्होंने खुद ही इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये 3 मेंबर बेंच का फैसला है और इट इज़ कॉल्ड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, और ये 2 मेंबर बेंच जो है वो डिसेंटिंग नोट है। इसमें कोई इबहाम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस बात के कि लॉ मिनिस्टर ने एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरी ऐसी बात थी नहीं जो कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। मेरा ख्याल है कि अब सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है और ये तो आपके ख्याल में 4 आपके ख्याल में जिनको डायरेक्शंस हुई है, आपके ख्याल में डायरेक्शन तो हो गई है जी। उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल सेटअप्स को भी उन्होंने दे दी हैं डायरेक्शंस, और गवर्नर और प्रेसिडेंट के हवाले से भी बात की है, ठीक है, बिल्कुल बात। लेकिन अब आपके ख्याल में अगर जिस तरह से लॉ मिनिस्टर इसकी तशरीह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसी तरह इसकी तशरीह करता है, तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। एटलीस्ट अब अपनी इज्जत का ही ख्याल रख लें कि वो इसको डिफरेंट सिनेरियो में देखें, बिकॉज दे वर आल्सो पार्टी और उनको सुना गया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने के बाद एक फ़ैसला हुआ। और फिर एक है आइन की तशरीह। आइन की तशरीह तो उन्होंने कर दी। मैं कहता हूँ फॉर द टाइम बीइंग हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइड पे रख देते हैं। मुझे ये बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 57(1) ये पाबंद नहीं है जाकर के कंसल्ट करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और डेट दें और डेट को फाइनलाइज करें। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की तशरीह की तरफ नहीं जाएंगे, और अगर ऐसा किया तो मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। फिर ये इलेक्शन कमीशन खुद नहीं रहेगा, फिर ये मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ यही सफिशेंट ग्राउंड होगा कि इनको टर्मिनेट कर दिया जाए या इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करके इनको ख़त्म किया और जाए। आपके ख्याल में लॉ मिनिस्टर साहब ने जो आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट किया, जिस तरह से इसको इंटरप्रेट किया और 3-2 को 4-3 बनाया है, यही आर्ग्यूमेंट आपके ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच दोबारा अगर बैठते हैं तो उसके सामने जाकर देंगे लॉ मिनिस्टर साहब? मेरा नहीं ख्याल कि वो देंगे। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी अपना शायद मतमा नज़र ना हो। लेकिन मुझे बहरहाल अफसोस हुआ, अटॉर्नी जनरल ने भी कोई इस बारे में सुना है कि यही ओपिनियन दी है, उसका मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ। ये इज़ वेरी रीज़नेबल मैन और उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उसको अटॉर्नी जनरल यानी लॉ ऑफिसर के तौर पर बिहेव करना चाहिए था, ना कि एक हुकूमत के अफसर के तौर पर। उनका जो स्टाइल था, उनकी जो गुफ्तगू थी, मुझे पता चला है, बाल मैंने खुद नहीं सुनी, तो अगर उनके भी यही ओपिनियन है तो दैट इज़ रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि ये कोर्ट में अगर गया सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए होगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पहले मैं होपफुल हूँ कि ये एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट हो जाएगा, चूँकि पंजाब में डेट देनी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने डेट ऑलरेडी उसको कंफर्म किया है कोर्ट ने। बल्कि उसको पैराग्राफ 13 में ये क्या है कि इट फर्दर फॉलोज दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट डेटेड 20/2/2023 इज कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट। ये फिर पैरा 14 में कहा है कि अगर ये प्रैक्टिकेबल किसी वजह से ना हो और डिले हो गया और अगर कोई है
तो मिनिमम बेयरेस्ट मिनिमम टाइम उस डेडलाइन से आप डेविएट कर जी सकते बिल्कुल हो। सही, एक इसलिए एक मेरा विंडो नहीं ख्याल आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अब एक आइन के तहत दिए जाने वाले मैंडेट को कोर्ट ने एक इंटरप्रेट भी कर दिया, और अगर कोई इबहम क्रिएट करने की कोशिश हुई थी तो उस इबहम को भी दूर कर दिया। अब ये आइन के पाबंद हो गए हैं तमाम इदारे। आप फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक साइड पे कर दें। क्या आइन के तहत गवर्नर पाबंद नहीं है कि वो डेट दे, बल्कि उनको लिखा गया है कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, तो क्या अब वो दोबारा करता जाएगा? वो नहीं है पाबंद आइन का। वो इदारा किस लिए है? वो आइन के ताबे बना है, और पावर्स अगर वो आइन के तहत एक्सरसाइज कर सकता है तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसने आइन के ताबे करनी है। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट है, इसी तरह इंटरम सेटअप है। और इंटरम सेटअप जो मैं ख्वाजा आसिफ वाली जजमेंट बता रहा था, उसकी तो जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो आए ही इसलिए है कि वो इलेक्शन कराए, इलेक्शन में फैसिलिटेट करें टू द इलेक्शन कमीशन, और ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्पज़ है इस जजमेंट के पीछे भी, और जो असल थीम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर ट्रांसपेरेंट एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कोई अगर इरेगुलरिटी या कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम आते हैं तो वहाँ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में फिर लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी ने, वो फिर उस सूरत में आर्टिकल 254 रखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रीजंस होंगी, वो भी उन्होंने इस पे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कासिम सूरी वाली जजमेंट आई थी उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रीजंस अगर आ जाए तो उस टाइम को थोड़ा बहुत डेविएट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हम पहले दिन से बैठ जाए, हम 90 दिन है, हम नहीं इलेक्शन कराते और बाद में देखेंगे कि क्या कराना है। बल्कि कल बड़ी एक मजाक सी बात हुई, कल एक बड़ी मजाक सी बात हुई, फारूक अचनाक साहब नई बात लेकर आए हैं कि जी 105 में लिखा हुआ है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। इसका मतलब है 90 डेज में गवर्नर ने सिर्फ डेट देनी है, कब की देनी है ये कुछ नहीं लिखा हुआ। तो फिर उनको 224 पढ़ाया गया कि भाई यहाँ देख लें, विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज में इलेक्शन होंगे। दोनों सेक्शन को, दोनों आर्टिकल को साथ पढ़ें, बल्कि उनको पढ़ाया गया कि यहाँ भी इसका मतलब ठीक है जी, ये जरा 184.3 को कंक्लूड कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जहांगीर जदून साहब, ये 184.3 से आर्टिकल 184, वो जो बात हो रही है कि दूसरे कोर्ट्स जो है अगर वहाँ पे पेंडेंसी है तो 184.3 में 184.1 पहले पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट शेल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट have original jurisdiction in any dispute between any two or more governments. ठीक है, To the exclusion of every other court. अच्छा, मैं 184.3 पे आ जाता हूँ जी। Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article or precedents। शोएब शाहीन साहब ने कितने गिनवा दी?